अब मैं आग्रह करता हूँ आरा लोकसभा का उम्मीदवार पूर्वी सचिव ईमानदार प्रशासक श्रीराम के सिंह जी से ये बुके लेकर के अपने प्रिय नेता हिंदुस्तान के संगठन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीराम के सिंह जी अब अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए लाइट है, घंटों से खड़े हैं, प्रतीक्षारत है। इसके पहले मैं थोड़े समय के लिए थोड़ा एक बार बड़े माला के साथ अपने प्रिय नेता का अभिनंदन अभिवादन क्षेत्र की जनता की तरफ से हम लोग करना चाहते हैं। अब मैं आग्रह करता हूं अपने साथियों से अपने प्रिय नेता का बड़े माला के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माता की चुनरी और तलवार भेंट करके अपने प्रिय नेता, देश के जन के नेता, कोटि कोटि लोगों के आशा के केंद्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ आए हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी प्रशासनिक क्षमता मंत्री के रूप में भी सबके सामने पूरे बिहार में देखा, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, और आज इनके विपक्ष के धार से, इनके हमलावर धार से नीतीश कुमार का जर्रा हिल चुका है। ऐसे आदरणीय अपने नेता नंद किशोर यादव जी को गिरावे और हम लोगों को संबोधित नंद किशोर यादव बक्सर की सभा में देश की 100 करोड़ लोगों के दिल की धड़कन, सबके चहेते भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबके अभिभावक आदरणीय लालमणि चौधरी, बक्सर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुनील चौधरी, आरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री आर के सिंह जी, बक्सर की हायरा भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेतागण और सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं सभा में नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद जो आपका उत्साह दिखाई पड़ रहा है, जो उमंग दिखाई पड़ रहा है, यही नजारा पूरे बिहार में दिख रहा है। और जैसे जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में लोग जुड़ रहे हैं, लोग उनके दीवाने हो रहे हैं, वैसे वैसे बिहार के दो नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, लोग परेशान हो रहे हैं। ये वो नेता आ गया, लालू जी आज कर रहे हैं रद्द रोक दें, कौन रोक सकता है रद्द? याद करिए लालू जी, अडवाणी जी का रद्द रोकने का कोशिश किया था, रात को 4 तक पहुंचा देने का काम बिहार के लोगों ने किया है। और आज नरेंद्र भाई मोदी
केवल गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी द्वारिका से चल के आ रहे हैं, किसी का जवाब दे के आ रहे हैं। कौन सा इनका नाम है सुनील भाई मोदी के रास्ते रोकने का काम? भाइयों बहनों, नीतीश कुमार कागज खराब हो रही है, परेशान हो रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, पुराने इतिहास विश्वासघात कर रहा है। नरेंद्र भाई मोदी को रोकने की कोशिश करने वाले लोग, बिहार के लोग आपको जमीन में टक्कर देने का काम करेंगे। लोगों ने देखा है, 15 साल के प्रशासन को देखा है, 8 साल के अंदर आपके विश्वासघात को देखा है। हम लोग देश में परिवर्तन चाहते हैं, मजबूत सरकार चाहते हैं, मजबूत नेता चाहते हैं। अब बिहार के लोग एक गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के अलावा और कोई बात उनके दिमाग में नहीं है। हम सब लोगों ने तय किया है, जाति का बंधन तोड़ेंगे, संप्रदाय का बंधन तोड़ेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की सारी सीटें नरेंद्र भाई मोदी को झोली में डालने का काम करेंगे। ये हम सब लोगों ने तय किया। अरे करिएगा ना, अरे करिएगा कि नहीं करिएगा? वोट दीजिएगा ना, 24 दिन जीतेंगे ना, आरकेएस में जीतेंगे ना। एक बार आ रही है अपनी नरेंद्र भाई खाली मिला के बता दो किससे कितना ताली में 24 जाके दोनों जीत जाएंगे। लेकिन जब तक कि ऐसे नेता को अगर प्रधानमंत्री बनाना है और 2000 ताली बजाना पड़ेगा मेरे भाई। अरे भाइयों, आपने कमर का बटन दबाकर 24 जनवरी के सिंह को विजय बनाने का निर्णय लिया है और अपने चहेता नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। मैं आपसे उसके आभार व्यक्त करता हूं और यही अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद किशोर यादव जी को। अब मैं आग्रह करता हूं, बक्सर के आन बान और शान के रूप में पूरे बिहार के जन जन के नेता रहे और पूर्व मंत्री, एक संघर्ष योद्धा, कुशल प्रशासक आदरणीय सुनील कुमार चौबे जी को बुलावे बक्सर क्षेत्र के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के रियावे और संक्षेप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के भाषण के पहले आप लोगों को संबोधित करें श्री सुनील कुमार चौबे। आज के हम सब लोगों के जो लगातार पिछले कई वर्षों से बिहार के लोग चाहते थे अपमान का बदला लेकर रहेंगे, आज अपमान का बदला लेने के लिए बिहार के इस धरती पर नरेंद्र भाई मोदी स्वच्छंद घूम रहे हैं। हम सबके वरिष्ठ नेता, भारत के भावी प्रधानमंत्री इस विश्वामित्र की धरती पर जहां स्वयं गुरु वशिष्ठ के आदेश पर भगवान राम और लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के इस तपोभूमि पर यहां आकर और ऐसे आसुरी शक्ति का, ऐसी शक्तियां जो भ्रष्टाचार कुशासन रूपी यूपीए और कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जहां काशी से काशी का पहरेदार नरेंद्र भाई मोदी होंगे, वहीं मिनी काशी से उनका छोटा भाई लक्ष्मण मिनी काशी का पहरेदार आपके आशीर्वाद से बनेगा। और निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राम लक्ष्मण की डोरी बिहार से तो ऐसे भ्रष्टाचार कुशासन को दूर करने का हमारा पहला कर्तव्य होगा, किंतु नरेंद्र भाई के नेतृत्व में यूपीए सरकार का, वो तालिका रूपी यूपीए सरकार का बद होना निश्चय है, बद होकर के ही रहेगा। ये बक्सर की जनता जो बचरला बक्सर कहते हैं, एक बार युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं का, उस समय हम पराजित हुए थे। दूसरा युद्ध शेरशाह हुमायूं के युद्ध के बाद उसमें शेरशाह जीते थे। दूसरे युद्ध में
जो बक्सर के अंदर चौसा का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम कर लिया भारत को, 260 तक गुलाम हुआ। आज तीसरा युद्ध भय, भूख, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, साथ ही देश के अंदर सुशासन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध देश के अंदर दिल्ली पर विराजमान करने के लिए बक्सर की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र भाई मोदी को दिल्ली के गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपका पहरेदार हूं, आपका सेवक हूं। हमारे अभिभावक श्री लालमुनि चौबे जी यहां विराजमान है, आर.के. सिंह जी विराजमान है, सभी बक्सर से हम हैं और आर.के. सिंह जी भोजपुर से, जो वीर कुंवर सिंह की ये धरती है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि भाई नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए कमल के बटन पर आप कमल का बटन दबाकर विष्णु की नाभि से खिलता हुआ कमल इसे ही अपनाएंगे और पिछड़े का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। यही कह करके बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चौबे जी को। अब मैं आमंत्रित करता हूं बक्सर की पुण्य भूमि पर, बक्सर की इस ऐतिहासिक और धार्मिक भूमि पर, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर आदरणीय नरेंद्र भाई, यह राजा से राजर्षि और राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की धरती है और साथ ही साथ बाबू कुंवर सिंह की संघर्ष भूमि, स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान संघर्ष की भूमि और भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह बिहार के माने जाने वाले पंडित कैलाशपति मिश्र की यह भूमि बक्सर में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यहाँ और यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करे बहुत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। मंच पर विराजमान लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अश्विनी जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री नंदकिशोर यादव जी, आरा के हमारे जनप्रिय उम्मीदवार श्री आर.के. सिंह जी, श्रीमती सुगता पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री लालमुनि चौबे जी, श्री सुधीर शर्मा जी, दिलगणी देवी जी, युवराज चंद्र विजय सिंह जी, विश्वेश्वर ओझा जी, निवेदिता सिंह जी, परशुराम चतुर्वेदी जी, राजवंश सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, जितेंद्र पांडे जी, उपेंद्र तिवारी जी, अजय यादव जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, बक्सर वो पवित्र भूमि है जहां प्रभु रामचंद्र जी की पाठशाला थी। इस पाठशाला से प्रभु रामचंद्र जी ने शिक्षा दीक्षा पाई और उस पाठशाला की
शिक्षा दीक्षा का प्रभाव ऐसा था कि प्रभु रामचंद्र जी ने इस देश को राम राज्य दिया। ये भूमि की ये ताकत है कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा का वो महत्व रहा है कि यहां से शिक्षा पाकर के प्रभु रामचंद्र जी ने राम राज्य दिया। आज भी हिंदुस्तान में जब भी कल्याण राज्य की बात होती है, जब महात्मा गांधी आदर्श राज की बात करते थे, तो वे भी सामान्य मानवी को समझ में आए, इसलिए राम राज्य के शब्द का प्रयोग करते हैं। भाइयों बहनों, जहां सबको समान अवसर हो, जहां सबको विकास के लिए सुविधा हो, जहां अपने पराये का भेद न हो, जहां ऊंच नीच की भेद रेखा न हो, जहां पर सबका साथ सबका विकास ये मंत्र गूंजता हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना इस 2014 के चुनाव में देश के सामने हमने प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव बहुत देखे, जनसभाएं बहुत की है, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी ये चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव पूरा देश लड़ रहा है। ये पहला चुनाव है जो दल नहीं, देश लड़ रहा है। और भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा है जहां चुनाव घोषित होने से पहले ही चुनाव का नतीजा घोषित हो चुका है। इस बार देश की जनता सिर्फ परिवर्तन के लिए वोट करने वाली नहीं है। इस बार देश की जनता दिल्ली सरकार को सिर्फ हटाने के लिए वोट नहीं करने वाली। इस बार देश की जनता दिल्ली में परिवर्तन तो करने वाली है, लेकिन साथ साथ देश को तबाह करने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, देश को लूटने वालों को सजा करने के मूड में है, सजा करने के मूड में है। भाइयों बहनों, 60 साल हो गए देश की आजादी को। इस देश के लिए मरने मिटने वाले लोग, जवानी जेल में खपाने वाले लोग, वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते फांसी के तख्त पर चढ़ने वाले लोग, उन महापुरुष जिन सपनों को लेकर के देश को आजाद किया, वो सपने पूरे हुए हैं। वो सपने पूरे हुए हैं। क्या भाइयों बहनों, हमारे देशवासियों की जिम्मेवारी है कि नहीं है कि हम
देश की आजादी के लिए मरने मिटने वाले महापुरुषों के लिए, जवानी जेल में खपाने वाले महापुरुषों के लिए, आजादी के आंदोलन चलाने वाले लोगों के लिए क्या हम इतना काम नहीं कर सकते? हम ऐसा हिंदुस्तान उनके चरणों में दें ताकि उनको अपना जीवन खपाने का संतोष मिल जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए उनके मन को संतोष हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों, 10 साल से मैडम सोनिया जी की सरकार चल रही है। जरा आप मुझे बताइए, आपका भला हुआ है क्या? पूरी ताकत से बताइए, आपका भला हुआ है? आपके गांव का भला हुआ है? आपके किसानों का भला हुआ है? आपके यहां मजदूरों का भला हुआ है? माताओं बहनों का भला हुआ है? नौजवानों का भला हुआ है? किसी का नहीं हुआ ना? जो भला न कर सके उनको भला हम कब तक सहते रहेंगे? हम कब तक उन्हें झेलते रहेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, उन महान शहीदों को याद करते हुए, देश की आजादी के लिए जूझने वाले महापुरुषों को याद करते हुए हम लोगों को संकल्प करना है कि जब 7 साल के बाद भारत अपनी आजादी का अमृत पर्व मनाएगा, हमारी आजादी को 75 साल होंगे, तो हम 7 साल के बाद जब देश आजादी के 75 साल का पर्व मनाए, तब हम हमारे देशभक्तों को, देश के बलिदानियों को हम कैसा हिंदुस्तान सुपुर्द करें, उसका संकल्प करने का समय आ गया है। क्या भाइयों बहनों, क्या भारत जब आजाद हो, उसके 75 वर्ष मना रहा हो, अमृत पर्व आने वाला हो, तो क्या हम एक निर्णय कर सकते हैं कि आने वाले 7 साल के भीतर हिंदुस्तान में एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना खुद का घर न हो। और घर यानी 4 दीवारी नहीं, पक्का घर भी हो, ऊपर छत भी हो, घर में नल भी हो, नल में पानी भी हो, बिजली भी हो, घर में शौचालय भी हो, बच्चों को पढ़ने के लिए नजदीक में शिक्षा हो, बुजुर्गों की दवाई के लिए सहज सुविधा उपलब्ध हो। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या भारत की आजादी का अमृत पर्व इस सपने को पूरा कर करके मनाया जा सकता है कि नहीं मनाया जा सकता? भाइयों बहनों, मुझे आशीर्वाद दो। बक्सर के मेरे भाइयों बहनों मुझे आशीर्वाद दो, बिहार के भाइयों बहनों मुझे आशीर्वाद दो, हिंदुस्तान के मेरे भाइयों बहनों आशीर्वाद दो, ताकि मैं हिंदुस्तान में अब कोई बेघर न रहे, इस काम को पूरा करके दिखा पाऊं।
भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आज कहीं पर हमें जवान की जय नजर आ रही है क्या? युद्ध में जितने जवान मारे गए, उससे ज्यादा आतंकवादियों की गोलियों से हमारे जवान मारे गए। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की सेना हमारे जवानों के सर काट ले, उसकी विधवा अपने पति का सर वापस लेने के लिए अनशन पर बैठे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन परोसती रहे। क्या ये जवानों का सम्मान है? क्या ये जय जवान है? भाइयों बहनों, देश की रक्षा करने वाला जवान सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार अब देश को नहीं चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज किसान का हाल क्या है? अगर फसल ज्यादा होती है तो भी किसान मरता है, अगर फसल कम होती है तो भी किसान मरता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में युद्धों के अंदर जितने जवान शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। भाइयों, क्या हम किसानों को मरने देंगे? क्या किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे? भाइयों बहनों, किसान को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ रही है कि सरकार की नीतियां ही उसके लिए जहर बन गई है, उसके लिए जहर बन गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश को किसान को बचाए बिना, इस देश के गांव को बचाए बिना हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं आ सकता। गांव अगर ताकतवर होगा तो गांव से शहर को ताकत मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार गांव को सुखी बनाना चाहती है, गांव के कारीगरों का भला करना चाहती है, गांव के किसानों का भला करना चाहती है, गांव में सुविधा पहुंचाना चाहती है। जो शिक्षा दीक्षा शहर में मिलती है वो गांव में भी मिले, बच्चों के जीवन में बदलाव आए, ये सपना देकर के हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान अनाज पैदा करता है। क्या खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है? क्या किसान खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है? जरा जोर से बोलिए। किसान अनाज पैदा करता है, गरीब से गरीब का भी पेट भरे। किसान अनाज पैदा करता है, गरीब से गरीब भी कभी भूखा न रहे। अरे पशु पंछी तक भूखे न रहे, इसलिए किसान दिन रात मेहनत करता है। और जब किसान का अनाज गरीब के पेट में जाता है तो किसान को संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, क्या देश के किसानों ने जो अनाज पैदा किया है वो अनाज
गरीब के पेट में जाता है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए, गरीब के पेट में जाता है क्या? आपने देखा होगा, अखबार में आता है, टीवी पे आता है, लाखों टन अनाज सड़ता है, पानी में भीगता है, चूहे खाते हैं, लेकिन गरीब के पेट में नहीं जाता। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप ये अनाज जो सड़ रहा है वो गरीबों को बांट दो, गरीबों के पेट में जाए, ऐसा करो। ये दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना और क्या किया? मेरे किसान भाइयों बहनों, जरा कान खोल करके सुन लो। आपने काली मेहनत करके जो पसीना बहा करके अनाज पैदा किया था, कि दिल्ली की सरकार ने उसको सड़ने दिया। वो सड़ता रहा, गरीबों को बांटा नहीं। और बाद में क्या किया? 80 पैसे के दाम से 80 पैसे के दाम से वो अनाज शराब बनाने वालों को बेच दिया गया। भाइयों, दिल्ली सरकार नहीं चाहती है कि आपके जवानों के पेट में अनाज जाए। दिल्ली की सरकार चाहती है कि आपकी युवा पीढ़ी के पेट में शराब जाए और वो सोए पड़े रहे, ताकि दिल्ली का कारोबार चलता रहे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी एक धोखा पत्र जारी किया। धोखा पत्र, घोषणा पत्र नहीं, धोखा पत्र। और वो कहते हैं फिर से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई दूर करेंगे। आप मुझे बताइए भाई, एक कांग्रेस के धोखा पत्र में आपको भरोसा है? जरा पूरी ताकत से बताओ बक्सर के मेरे भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के धोखा पत्र में आपका भरोसा है? मैडम सोनिया जी की बातों में भरोसा है? शाहजादे की बातों में भरोसा है? कांग्रेस के झूठ पर आप भरोसा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। भाइयों, कहा था ऐसा? 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। ऐसे नहीं, ताकत से बताओ, क्या कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था? महंगाई दूर हुई? महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ी? इन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कांग्रेस ने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? वादा खिलाफी की कि नहीं की? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? और सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये कांग्रेस के जो रखवाले यहां है ना, उनका भी है। अभी शाहजादे ने कहा, वो कहते हैं कि मोदी कहता है कि मैं चौकीदार बनूंगा। शाहजादे कहते हैं एक चौकीदार नहीं, हम तो देश के 125 करोड़ लोगों को चौकीदार बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं जरा शाहजादे को पूछना चाहता हूं, आपके पूज्य पिताश्री श्रीमान राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था
कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। शाहजादे जी, मैं जरा पूछना चाहता हूं, वो कौन सा पंजा था जो घिस घिस करके रुपये को 15 पैसा बना देता था? वो कौन सा पंजा? पंचायत से पार्लियामेंट तक राजीव गांधी के जमाने में सिर्फ एक ही दल का राज था, कोई दल नहीं था, अकेला पंजाब नीचे से ऊपर तक था। उसके बावजूद भी राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस पहचानने की आवश्यकता है लोगों को। ऐसे लोग हैं, पहले जब आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर मौका पड़ गया तो हाथ आजमाना शुरू करते हैं, और फिर अगर पक्का हो गया तो हाथ की सफाई शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको वादा करने आया हूं, मैं दिल्ली में एक चौकीदार की तरह बैठूंगा और हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। भाइयों, कोई पंजा नहीं। मुझे आशीर्वाद चाहिए। और जो कहते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासियों को चौकीदार बनाएंगे, कौन होंगे आपके चौकीदार? क्या लालू जी आपके चौकीदार होंगे क्या? देश में लूट चलाने वाले आपके चौकीदार होंगे क्या? देश की तिजोरी चबाए जाने वाले लोग आपके चौकीदार होंगे क्या? भाइयों बहनों, हमारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार है। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको भरोसा है? आपको भरोसा है क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता हूं? क्या मैं भ्रष्टाचार को इस हिंदुस्तान से मिटा सकता हूं? भाइयों बहनों, मेरा तो मंत्र है, न मैं खाता हूं न मैं खाने देता हूं। और ये सब संभव है भाइयों। भले ये लोग कहते हो कि मुश्किल हो, मैं आपको वादा करता हूं, मैं इरादा बताता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। लेकिन पहली शर्त है, ऊपर से शुरू होना चाहिए। जो उच्च पदों पर बैठे हैं, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते हैं तो नीचे तक भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है। भाइयों बहनों, आपके इस इलाके के बहुत लोग मेरे गुजरात में रहते हैं, और जब बिहार की शताब्दी मनाई जा रही थी, हमने सूरत में जितना बड़ा जलसा बिहार में नहीं होगा, उससे बड़ा जलसा बिहार की शताब्दी का हमने सूरत में मनाया था। जिन लोगों का सम्मान गणमान्य लोगों को बिहार भूल गया होगा, लेकिन मैंने छांट छांट करके सबको गुजरात बुलाया था और बिहार के विद्वत लोगों का, शक्तिशाली लोगों का सम्मान सूरत की धरती पर किया। बिहार में कई किसान ऐसे हैं जो प्रगतिशील हैं, प्रयोगशील हैं, बहुत कुछ नया करने का माजा रखते हैं। हमने एक बार हिंदुस्तान भर के
हर एक जिले से जो अच्छा काम करते हैं खेती में, उनको निमंत्रण दिया था। हम गुजरात के लोग उनसे सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। ऐसे प्रगतिशील किसानों को 50,000 रुपये का हमने अवार्ड दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, बिहार की सरकार ने किसानों को आने से मना कर दिया। ऐसी कैसी सरकार? अगर आपके राज्य के किसानों का कोई और राज्य सम्मान करता हो तो कितने उमंग के साथ भेजना चाहिए। आपके राज्य की इज्जत बढ़ती है, लेकिन राजकीय द्वेष में डूबे हुए अहंकार में पल रहे आपके मुख्यमंत्री ने किसानों को गुजरात भेजने से मना कर दिया। भाइयों बहनों, राजनीति में विचार भेद हो सकता है, लेकिन राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन जब अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, तब मनुष्य के अंदर ऐसी विकृतियां पैदा होती है। भाइयों बहनों, सारा देश गंगा मैया की पूजा अर्चना करता है, लेकिन यहां का मेरा किसान कटाव की समस्या से परेशान है। गंगा मैया खेत के खेत ले जाती है। ये कटाव के कारण किसान परेशान है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समाधान खोजा था। उन्होंने कहा था, देश की नदियों को जोड़ दो ताकि अधिक पानी के कारण जो बर्बादी होती है वो भी बच जाएगी, और कम पानी के कारण सूखा रहता है वो भी बच जाएगा। भाइयों बहनों, नदियों को जोड़ने के काम से सर्वाधिक लाभ जिन राज्यों को होने की संभावना है, उसमें एक बिहार प्रदेश है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो आपकी इस कटाव समस्या का समाधान करने के लिए एक नक्कर योजना का निर्धारण किया था। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अटल जी का नदियों को जोड़ने का जो सपना है, वो अटल जी का ही नहीं, वो हमारा भी है। वो सिर्फ हमारा नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का है। हिंदुस्तान को अगर सुजलाम बनाना है, हिंदुस्तान को अगर हरा भरा बनाना है, तो भाइयों बहनों, नदियों को जोड़ करके पानी पहुंचा करके हिंदुस्तान के किसान को ताकत देने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान का किसान ऐसा है, अगर एक बार उसको पानी मिल जाए तो मिट्टी को सोने में बदल देता है। ये हिंदुस्तान के किसान की ताकत है। भाइयों बहनों, अब मेरा और आपका नाता जरा ज्यादा गहरा होने वाला है। अब मेरा और आपका नाता इतना गहरा होने वाला है कि आप आवाज दोगे तो आवाज मुझे सुनाई देने वाली है, क्योंकि मैं आपके पड़ोस बनारस से आ रहा हूं। काशी हो या मिनी काशी, दोनों ही मेरे दिल में बसती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके पड़ोस में आकर के, और मैं बनारस आ रहा हूं भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं हिंदुस्तान के नक्शे को देखिए,
भारत के मध्य भाग से जो पूर्व का हिस्सा है वहां भी बहुत विकास करना बाकी है। गरीबी बड़ी मात्रा में है, बेरोजगारी है, गुंडागिर्दी बढ़ गई है। ऐसे स्थिति में भाइयों बहनों, मैं इस इलाके में इसलिए आया हूं कि मैं आपके दुख दर्द के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं आपकी समस्याओं के साथ जुड़ना चाहता हूं और फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस के साथ मैं इसका समाधान खोजना चाहता हूं और इसलिए मैं आपके बीच आया। मुझे आपका आशीर्वाद भाइयों बहनों। यहां पर 17 तारीख को चुनाव है, 17 अप्रैल को यहां मतदान है। भाइयों बहनों, धूप कितनी ही तेज क्यों न हो, शादी ब्याह का माहौल क्यों न हो, परिवार में यार दोस्त रिश्तेदारी आई हो, वैकेशन में घूमने घामने का इरादा हो, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहला काम मतदान, सबसे पहला काम बहुत भारी मात्रा में मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किशोर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज इस ऐतिहासिक सभा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और निकलो यार, निकलो यार, निकलो यार। हेलो, बारिश चल